चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आज हमको क्या पढ़ना है? हम लोगों ने कल की क्लास में पार्ट 2 फिनिश कर लिया था। आज हमको अलंकार पढ़ना है। ओके, ठीक है, तो आज हम अलंकार पढ़ेंगे। आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिनको अलंकार में परेशानी होती है या अलंकार से डर लगता है कि ये समझ में नहीं आता, परेशानी होती है, या ऐसा लगता है कि याद तो करते हैं पर याद नहीं रहती, या हमें कोई पंक्ति आती है तो उसमें हम भूल जाते हैं। तो मीनिंग की ही मेन प्रॉब्लम होती है जिस वजह से आपको अलंकार समझ नहीं आता। जैसे पंक्ति आपकी दी हुई है, यहाँ पे मैं बात करती हूँ, हम बात करते हैं जब अलंकार हमारे होते हैं, अलंकार हो या रस हो या छंद हो या काव्य गुण हो। आगे जब हम बात करने वाले हैं छंद को छोड़कर, छंद तो हम मात्राओं पर लगाते हैं, चाहे हम काव्य गुण की बात करें जो पंक्ति है, चाहे काव्य शब्द शक्ति की बात करें, चाहे हम रस की बात करें, चाहे अलंकार की बात करें, ये सब ना हमारे किस पर निर्भर करते हैं? उसके अर्थ पर निर्भर करते हैं। तो हमें ऐसे पंक्ति दी हुई होती है और हमसे पूछा जाता है कि इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। और इसी तरीके से हमें प्रश्न भी दिया जाता है कि इसमें रस बताना है आपको कि कौन सा रस है। उसी तरह से शब्द शक्ति भी पंक्ति दे के आपसे पूछा जाता है शब्द शक्ति कौन सी है इस पंक्ति में। तो इन सब का, सारी चीज़ों का जो आधार है वो क्या है? वो आधार है उन पंक्तियों का अर्थ। ठीक है, अब इन पंक्तियों का अर्थ आपको कैसे निकालना है, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगी वो पंक्तियाँ जो हमारे सामने रहेंगी उनका अर्थ तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको वो तरीका बताऊंगी कि किसी पंक्ति का अर्थ कैसे निकाला जाता है या हम कोशिश कैसे करें। बहुत सारी पंक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनका जब कवि लिखता है तो उनका आधार अलग लेके चलता है, भले ही हमें उन पंक्तियों के पीछे की स्टोरी ना पता हो, लेकिन हमें उस पंक्ति के अंदर आ रहे भाव समझ में आ जाते हैं, तो हम वो तरीका देखेंगे। तो ये अर्थ निकालने के लिए हमें यहाँ पर वो कौन सी चीज़ है जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो यहाँ पर आपको फोकस करना है और नोट डाउन कर लेना है कि आप अब के बाद उन चीज़ों पर थोड़ा फोकस करेंगे। यानी किसी भी चीज़ का अर्थ निकालने के लिए, किसी भी पंक्ति का अर्थ निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए शब्द, शब्द का ज्ञान। और ये शब्द का ज्ञान हमको कहाँ से मिलेगा? तो हमें जो ध्यान रखना है, एक पर्यायवाची जो हमारे शब्द हैं, पर्यायवाची, ठीक है। विलोम शब्द भी हम इसमें ले सकते हैं क्योंकि हमें विलोम शब्द का ज्ञान होता है तो अर्थ निकालने में आसानी हो जाती है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा जैसे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, या उसके साथ एक और आता है हमारा अनेकार्थक। समश्रुति तो फिर भी इतना नहीं है, अनेकार्थक शब्द। यानी ये 3 शब्द ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, यानी इनको याद करना है। अगर आपने इन चीज़ों को याद कर लिया तो आपके पास किसी भी पंक्ति का अर्थ निकालना जो है वो एक पावर ही, जैसे कहे ना, एक पावर मिल जाती है। पहला पॉइंट तो ये कि हमें किसी भी पंक्ति का अर्थ निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? शब्द ज्ञान होना चाहिए। शब्द पर्यायवाची हमें याद हो, विलोम शब्द याद हो, हमें अनेकार्थक शब्द याद हो। और इसके साथ अगर आपको मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, ये सारी चीज़ें अगर याद हो जाती हैं तो एक कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाता है, और भी अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है कि एक तरीके से शब्दावली हमारे पास अगर है तो रस, छंद, अलंकार या ये सारी चीज़ें, या किसी भी पंक्ति का पद्यांश का अर्थ, गद्यांश का अर्थ, इनकी व्याख्या, इनका संक्षेपण, ये सारी चीज़ें करने में हमको सहूलियत हो जाती है। सारा आधार यही है, ये बेस है आपका।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये कैसे आपको अप्लाई करना है, यानी इन सारी चीज़ों का प्रयोग हम कैसे करेंगे वो मैं बताती चलूँगी। तो जब मैं बताऊँगी तो आपको थोड़ा थोड़ा ये लगेगा कि हाँ हमें सीखना चाहिए शब्दों को, तो आप सीखेंगे ज़रूर, है ना, उम्मीद है मुझे। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना, जल्दी से टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक शुरू करके फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। अब देखो अलंकार की परिभाषा क्या होती है, किन शब्दों से मिलकर बना होता है, ये आप लोगों को पहले से पता है क्योंकि आप लोगों ने इसको काफ़ी बार पढ़ा हुआ है कि अलंकार शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? अलम प्लस कार। अब देखो अगर आपका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है तो आप लोग यहाँ पे एकदम से समझ गए होंगे कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि ये जो अलंकार शब्द है इसमें हमारी कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे कि ये हमारी व्यंजन संधि है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमारा जो म है, इस म के बाद हमारा ये क आया है। जब हम इनका मेल करते हैं तो ये म किस में बदल जाता है? इसके पंचमाक्षर में बदल जाता है, यानी इसका पंचमाक्षर ये है और ये इस तरह से हमारा शब्द क्या हो जाता है? अलंकार हो जाता है। आपको पता ही है, लिखा ही होगा, आपने देखा होगा। तो यानी कुल मिला के चीज़ें अगर आपका दिमाग सही चलता है तो आपको ये चीज़ें भी पकड़ में आ जाती है। कभी एग्जाम में अगर पूछा गया कि अलंकार में कौन सी संधि है तो आप आसानी से पहचान कर सकते हैं ना। तो आपका दिमाग ना ऐसे चलना चाहिए। अगर आपका दिमाग ऐसे चलता है कि हम पढ़ रहे थे यहाँ पर अलंकार, लेकिन हमने ये वाली चीज़ भी इसमें जान ली कि इसमें संधि कौन सी है, ये शब्द बना कैसे है, कहाँ से बन के आया है, तो ये ही जो हमारे अंदर एक दिशा में रहते हुए दूसरी दिशा में सोचने वाला जो भाव है, ये हमें ज्ञान देता है किसी के अंदर अलंकार निकालने का, किसी के अंदर उसका रस पहचानने का, उसके अंदर उसका भावार्थ पहचानने का, है ना। तो हमारा दिमाग जब ऐसे चलता है तो हम चीज़ें सीख जाते हैं। आपको पता है अलम का अर्थ क्या होता है? अलम का अर्थ आपको पता है, शोभा या सजावट। अब देखो इसी अर्थ से आपको समझना है, शोभा या सजावट, ठीक है। और कार का मतलब करने वाला, करने वाला। तो बेसिकली अलंकार हमारे वे तत्व होते हैं जो किसी की शोभा बढ़ाते हैं या किसी की सजावट करते हैं। तो अब मुद्दा उठता है कि भाई सजावट किसकी करेंगे, शोभा किसकी करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर इसकी पूरी परिभाषा लें कि जब कोई किसी काव्य की शोभा बढ़ाई जाए या जिन तत्वों के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वहाँ पर हमारा अलंकार या उसे हम अलंकार कहते हैं। आपके सामने एक शब्द आ जाता है काव्य। तो ये बताइए, अब जब हमें एकदम से बेसिक से चलना है तो सारी चीजें जाननी है, तो ये काव्य आपका क्या है? कितने छात्र ऐसे हैं जो काव्य का मतलब जानते हैं कि काव्य होता क्या है? तो देखो काव्य अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये शब्द आपको अगर याद होगा तो ये किससे बना है? कवि से बना है। मतलब हमने इस शब्द में क्या निकाला था? कवि से हमने काव्य बनाया था, या प्रत्यय जोड़ा था, अगर आपने प्रत्यय ध्यान दिया होगा तो कवि से। और कवि क्या होता है? कविता लिखने वाला, जो कविता लिखता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी के द्वारा लिखी गई कविताएं, जब उनका एक समूह हम रखते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। लेकिन हम इसकी परिभाषा की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि जब हमारे मन में कोई भी विचार आता है, मन में कैसा भी कोई विचार आता है, उस विचार को जब हम किसी कविता में यानी किसी छंद में अगर ढाल देते हैं तो वही सारा मिलकर हमारा क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। तो हमें एक बात समझ में आती है कि हम यहाँ पर जो अलंकार पढ़ने वाले हैं वो कविताओं में देखने वाले हैं, है ना। वो कोई छंद होगा, छंद ही क्या है? एक तरह से कविताएं होती हैं। तो यानी हमें समझ में आ गया इसलिए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। अब एक और आपको यहाँ पे पॉइंट एक बेसिक समझना है कि अलंकार, चलो ये बात तो समझ में आ गई, अब शोभा कैसे बढ़ाई जाएगी ये वाली चीज आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लो कि हम कहते हैं, मान लो जैसे हम बोलते हैं कि हम बात कर रहे हैं, किसी सिंपल सी बात हमने की कि जैसे ही उसने सुना कि उसके पति की मृत्यु हो गई तो वो रोने लगी
ये पंक्ति क्या हो गई, एकदम बिल्कुल हमने साधारण और सिंपल तरीके से बोल दिया। लेकिन अगर हम इस पंक्ति को ऐसे ना बोल के हम ऐसे बोलें कि जैसे ही उसने सुना कि उसके पति की मृत्यु हो गई, उसकी आंखें मेघों के समान बरसने लगी। तो यहाँ पे जो आपने ये पंक्ति बोली कि मेघों के समान बरसने लगी, इस पंक्ति से आपको ये बात समझ में आ गई कि वो बहुत तेज रोने लगी। आपको भाव मिल गया। लेकिन आपने जो पंक्ति में ये वाली जो बातें डाली है ना, मेघों के समान बरसना, ये क्या है, एक तरह से मुहावरा ही है जिसको प्रयोग किया गया है। तो ये पॉइंट ही हमारा क्या कहलाएगा कि ये वे तत्व हैं जो इस पंक्ति की शोभा बढ़ा रहे हैं, यानी हमें सुनने में थोड़ा और अच्छा लगा या आनंद महसूस हुआ या कहें एक यूनिक लगा, एक अनोखा लगा, अलग से लगा। तो यही ऐसे ही छोटे छोटे तत्व, ऐसी ही छोटी छोटी बातें जब हमारी किन्हीं पंक्तियों में कुछ नया चमत्कार पैदा करते हैं, तो उन्हीं शैली को, उन्हीं तरीकों को हम अलंकार की श्रेणी में रखते हैं। ठीक ऐसे हम बात करें अलंकार की कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम इनकी संख्याओं की बात करें तो इनकी संख्याएं हमारी 75 से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, 75 से भी ज़्यादा, आप टोटल लगा ही नहीं सकते। सब बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरह के अलंकार बनाए हैं, और अगर हम किताबों में खोजने भी लगें तो हमें सारी किताबों में सारे अलंकार एक साथ नहीं मिलते। ये सबसे बड़ी समस्या है। आपके एग्ज़ाम की बात करें, जैसे आपके यूपीएसआई की बात करें, तो यूपीएसआई में 8-10 ऐसे अलंकार हैं जो पूछे जाते हैं। फिर हम बात करें एमपीएसआई की, तो एमपीएसआई में 20-25 के करीब आपके अलंकार हैं जो पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें आपके टीजीटी पीजीटी यानी जो टीचर वाले हमारे एग्ज़ाम हैं उनकी बात करें, तो उनमें लगभग 30 से 35 हमारे ऐसे अलंकार हैं जो हमसे पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, ना। तो सब में अलग अलग है, और कोई भी किताब हमारी ऐसी नहीं मिलती मार्केट में जिसमें हमारे सारे एग्जाम को कवर करने वाले हों। किसी में कुछ दे रखे हैं, किसी में कुछ दे रखे हैं, किसी में कुछ अलग अलग रहते हैं। तो ये हमारे सामने समस्या होती है, इसकी वजह से हमें अलंकार से डर लगता है। तो यहाँ पे आप लोगों को डरना नहीं है। तो आपको एक एक करके मैंने जितना भी मुझे लगा चारों तरफ से जितना मैं संकलन कर सकती हूँ उतना संकलन मैंने अलंकार का किया है। तो हम पूरे के पूरे 75 तो नहीं पढ़ते हैं, है ना, 75 नहीं पढ़ते। अब हम इनको भागों में कैसे बांटते हैं कि भाई अलंकार हमारे कितने प्रकार के हो गए, इनकी संख्या अगर पूछी जाए तो हम अलंकार को 3 भागों में बांट देते हैं। ये आपको पता है। 3 भाग कौन कौन से? शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख क्यों रही हूँ? हमारी नोट्स पे लिखा ही हुआ है, हम उतना समय क्यों ले रहे हैं, है ना। तो आपको पता ही है तो वहीं समझा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, हमने देखा, हमारे ये नोट्स है, सबके पास होगा। तो यहाँ हमने अलंकार के अर्थ के बारे में बात कर ली। बात करते हैं अलंकार के प्रकार की। तो हम इसके प्रकार को 3 भागों में 3 प्रकार से बांट देते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो ये इनमें अलग अलग क्या है, तो यहाँ पे हमारे विद्वानों ने कि ताकि सब इसमें समाहित हो जाए, इनको 3 भागों में बांट दिया। शब्द अलंकार में वे अलंकार आते हैं जिनमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार पैदा किया जाता है। या कहें चमत्कार पैदा करना मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि उसकी आंखें मेघों के समान बरसने लगी, है ना, इस तरह से ये हो गया। अब दूसरा आता है कि अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार हमारे वे अलंकार होते हैं जिनमें अर्थ के माध्यम में, यानी हमें इनके अर्थ में चमत्कार ढूंढना पड़ता है या इनमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार किया जाता है। और उभय अलंकार हमारे वे अलंकार होते हैं जिनमें शब्द और अर्थ दोनों के ही माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वे उभय अलंकार के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे रख देते हैं, यानी इनकी टोटल संख्या न करके हम इनको रख देते हैं शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अब जब हम बात करते हैं शब्द अलंकार की, तो हम जब अपने एग्जाम के अनुसार जो पढ़ते हैं, एग्जाम के अनुसार मैं बता रही हूँ, हम अपने एग्जाम के अनुसार जब शब्द अलंकार पढ़ते हैं तो इसमें अक्सर जो हमारे हमसे पूछे गए हैं और जब पूछे जाते हैं वो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। यहाँ पर लगभग हमारे ये इतने शब्द अलंकार हैं जो हमसे शब्द अलंकार के अंतर्गत पूछे जाते हैं।
आप लोगों ने बचपन से इनको तो पढ़ा ही होगा, ये तो अक्सर आप पढ़ते ही आए, यानी वक्रोक्ति आपके लिए नया हो सकता है भले ही, लेकिन ये आपके अलंकार अनुप्रास, श्लेष और यमक। अब आपको यहाँ पे परेशानी क्या आती होगी, अनुप्रास अलंकार तो इजी है, आपको पता है ना, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। अब यहाँ पे बात आती है आपके यमक और श्लेष की, ये दोनों आपस में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो यहाँ मेन एक प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। तो सबसे पहला अलंकार यहाँ पे हम लेते हैं अनुप्रास अलंकार। हम सब लोगों को पता है, यहाँ पे जल्दी फटाफट से अपना पेन चलाइए और एक लाइन लिखिए अनुप्रास अलंकार के लिए। यहाँ पे आपको लाइन लिखनी है, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए इसमें एक लाइन, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार होती है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखो, ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, इनके 5 भेद को हम समझेंगे, पर जल्दी जल्दी से करके ना उनकी पहले एक बार परिभाषा लिख लेते हैं, फिर एक एक करके उनमें अंतर समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपने लिखा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में आपने लिखा जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसको समझ लो, देखो उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, जैसे दिया है, जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने तेरी महिमा बारंबार बखानी। अब ये हमारा शब्द अलंकार है और इसमें हमें इसमें अर्थ की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पर पंक्ति के जो शब्द हैं उन्हीं को देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि जय जय, ये जय जय तो हम कह सकते हैं कि ये ज और ये ज वर्ण, इसकी लगातार आवृत्ति हो रही है। फिर देखते हैं भ भ भ, वर्ण का मतलब हमारा यहाँ पे व्यंजन से रहेगा, ठीक है। अगर हमें केवल एक व्यंजन लगातार मिल जाता है ना, तो वहां पे हमारी मतलब कौन सा अलंकार हमारा हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब इसमें आपको ये बात जाननी है कि ये जो व्यंजन के, अब सवाल उठता है कि व्यंजन की आवृत्ति किस प्रकार क्या हो, क्या शब्द की शुरुआत में ही उसकी आवृत्ति होने पर अनुप्रास होता है, या किसी शब्द के अंत में भी अगर आवृत्ति हो रही है तो भी। तो ध्यान रखना है कि आवृत्ति आवृत्ति मानी गई है। जैसे अगर यहाँ पे ये आ गया, शुरू में आ गया ये ज ज, ठीक है, ऐसे 2 या 2 से अधिक बार भी हमें दिख जाता है तो हम उसमें अनुप्रास रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे भ भ भ, ये दिख गया। इस तरह से जैसे हम देखें यहाँ पे ब ब, यहाँ पे ये दिख गया। ये भी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वर्ण के पीछे वाला वर्ण की भी आवृत्ति अगर आपको लगातार कहीं पर दिखे तो वहां पर भी हमारा क्या हो जाता है, अनुप्रास हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शब्द के एक ही स्थान पर, एक स्थान पर अगर हमें बार बार आवृत्ति दिखाई दे रही है किसी वर्ण की, तो वो हमारा अनुप्रास हो जाता है। ये बात आपको पता है, बचपन से पढ़ते आए, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं जो आप पहचान न सके। अब सवाल उठेगा आपका यहाँ पर कि ये जो हमारा अनुप्रास अलंकार है, इसके 5 भेद माने गए हैं, ठीक है। अब 5 भेद माने गए हैं तो कौन कौन से भेद हैं इसमें, तो 5 भेद में इसका सबसे पहले आता है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। अब देखो, इनकी शॉर्ट ट्रिक है, मैं चाहती हूं कि इनको समझने के लिए आप इनकी सबसे पहले परिभाषा लिख लें, इनके एक एक उदाहरण देख लें, फिर इसके बाद इनकी मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लिखवाऊंगी आपको। तो यानी एकदम कहते हैं ना 1 मिनट में याद करना, पहले एक एक करके लिख लेते हैं, लिखने का काम खत्म करते हैं। सबसे पहले छेकानुप्रास अलंकार में लिखिए पंक्ति, छेकानुप्रास में आपको पंक्ति लिखनी है और इसमें लिखिए जहां कोई वर्ण,
जहां कोई वर्ण लगातार जहां कोई वर्ण लगातार दो बार जहां कोई वर्ण लगातार दो बार प्रयोग में आया हो जहां कोई वर्ण लगातार दो बार प्रयोग में आया हो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। जब तक हम अनुप्रास अलंकार पूरा खत्म नहीं कर देते तब तक आपके दिमाग में तमाम तरह के क्वेश्चन उठेंगे, है ना। लेकिन सबको छिपा के रखना, मैं सबको बताऊंगी एक एक करके, है ना। तो परिभाषा हमने यहाँ पे लिखी कि जहां कोई वर्ण लगातार दो बार प्रयोग में आए वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है सूर समर करनी करही। यहाँ पे जैसे सवर्ण सवर्ण लगातार दो बार आ गया, ऐसे ही कवर्ण कवर्ण लगातार दो बार आ गया। तो इस उदाहरण में हमारा क्या हो गया, छेकानुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, चलिए यह हमने किया। इसके बाद आते हैं वृत्त्या पर। दोबारा सबको समझेंगे, अंतर भी समझेंगे इनमें। ठीक है, जितने भी डाउट है बस आपको एक बार इसे नोट्स कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद वृत्त्यानुप्रास में लिखिए। वृत्त्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए यहाँ पर, और इसमें पंक्ति लिखिए, जहां एक वर्ण की आवृत्ति जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार दो से अधिक बार जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार दो से अधिक बार होती है वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार दो से अधिक बार होती है वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। आपको कहीं पर इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से भी देखने को मिल सकती है कि जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार तीन या तीन से अधिक बार होती है वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे बात कही कि दो से अधिक बार, तो दो से अधिक बार कहें या तीन से अधिक बार कहें, दोनों बात का एक ही मतलब है। ठीक है, तो आपको ये समझना है। जैसे उदाहरण यहाँ पर देखें, जैसे कहा है भूरी भूरी भेद भाव भूमि से भाग दिया, तो अब यहाँ पे भ भ भ भ भ वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है लगातार, तो ये यहाँ पर हमारा क्या है, वृत्त्यानुप्रास है। ठीक है, एक उदाहरण देखा हमने। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं, लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार हमारा क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लाटानुप्रास अलंकार हमारा कहता है, इसकी परिभाषा आपको यहाँ पे लिखनी है, लिखिए, पॉइंट लिखिए, इसमें भी लिखिए, जब किसी वाक्य या उपवाक्य, लाटानुप्रास में लिखना है, जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति, जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, कॉमा, किंतु उसके मूल अर्थ में, किंतु उसके मूल अर्थ में अंतर होता है, किंतु उसके मूल अर्थ में अंतर होता है, वहाँ लाटानुप्रास
अलंकार होता है वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। देखो यहां पे समझना है पंक्ति हमारी क्या कह रही है। पंक्ति हमारी कह रही है कि किसी वाक्य या किसी उपवाक्य की आवृत्ति होती है ज्यों की त्यों, उसी अर्थ में, उसका वही अर्थ होता है जो है, लेकिन इसके मूल अर्थ में अंतर कैसे आता है? तो मूल अर्थ में इसके अंतर या तो किसी शब्द के कारण या तो फिर किसी विराम चिन्ह के कारण आ जाता है। अब वो कैसे, उस बात को समझो। देखो जैसे यहाँ पे पंक्ति दी गई है, दो पंक्ति हमारे पास है कि राम भजन जो करत नाही भव बंधन भय ताही, राम भजन जो करत नाही भव बंधन भय ताही। अब आप देखेंगे राम राम, भजन भजन, जो जो, करत करत, नाही नाही, ऐसे ही सेम टू सेम आया है, यानी जो ऊपर लिखा है वो नीचे आया है। अब आवृत्ति हुई है और अर्थ भी, जो राम का यहाँ अर्थ है वही राम का यहाँ अर्थ है, जो भजन का यहाँ अर्थ है वो भजन का यही अर्थ है। तो इसके मूल अर्थ में अंतर कैसे आया? तो मूल अर्थ में अंतर आया कि इसमें ऊपर वाली पंक्ति में जो विराम चिन्ह है वो नहीं के बाद लगा है और यहाँ पर नहीं से पहले लग गया है। बस इसी चीज ने इसके मूल अर्थ में अंतर कर दिया है, जबकि हर शब्द का अर्थ जो है वो सेम टू सेम ही है। बस क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। तो आप इसे ऐसे कह सकते हो कि वर्णों की ही एक तरीके से आवृत्ति है आगे, मतलब कैसे, किस रूप में? एक वाक्य के रूप में। तो वाक्य के रूप में वर्णों की आवृत्ति है, तो इसलिए इसके अंदर लाटानुप्रास होता है। अब इसके अर्थ की तरफ ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ अर्थ इसने क्या कहा है कि राम भजन जो करत नाही, यहाँ कह रहा है कि जो राम का भजन नहीं करते हैं, भव बंधन भय ताही। भव बंधन का मतलब होता है ये सांसारिक जीवन का जो डर होता है ना, हमें मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सारी चीजों को। भय का मतलब डर, ताही मतलब तासना यानी डराना। तो जो राम का भजन नहीं करता है उसी को ये भव बंधन, ये संसार का जो डर है वो उसको क्या करता है, परेशान करता है। अब दूसरी पंक्ति कहती है राम भजन जो करत नाही भव बंधन भय ताही। तो कहा है कि अब लेकिन जो राम का भजन करते हैं उनको भव बंधन का भय नहीं डराता, नहीं सताता। तो मूल अर्थ में अंतर हो गया है, लेकिन शब्द जो हैं वो अपने उसी अर्थ में आए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यानी हर चीज को मिलाकर यहाँ हमारा लाटानुप्रास अलंकार हो गया। अगर शब्द का अर्थ चेंज होता तो फिर ये हमारा यमक में चला जाता, लेकिन यहाँ पर आवृत्ति होने पर भी उसी अर्थ में है, तो इसलिए ये हमारा किसके हैं, लाटानी। अब लाटानुप्रास की आप पहचान कर सकते हैं कि या तो आपकी कोई पंक्ति या फिर आपका कोई उपवाक्य या थोड़ा सा वाक्यांश, उसकी आवृत्ति देखने को मिलती है, तो आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूरा और डिटेल में सबका अंतर समझेंगे। अगला चौथा है हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास में लिखिए एक पंक्ति, यहाँ पे आपको लिखनी है। तो पंक्ति लिखिए यहाँ पर जब किसी पंक्ति में अंतिम अक्षर की आवृत्ति, लिखिए इसमें, जब किसी पंक्ति में अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है, जब किसी पंक्ति में अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। चलो ये आप लोगों ने लिख लिया। अब देखो पंक्ति यहाँ पे समझो, यहाँ दिया है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। तो यहाँ पे दिया है ना, बाती में आती और राती में आती। ये अंतिम अक्षर का क्या हुआ है, आवृत्ति हुई है पंक्ति के अंत में, तो इसको तुकबंदी भी कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो यही तुकबंदी जो होती है लास्ट में, लगातार जब ये होती है तो उस पंक्ति के अंदर अंत्यानुप्रास होता है। अंत्या, अंत्या मतलब अंत में, ठीक है, अंत में अनुप्रास,
यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा अंत्यानुप्रास है। तो आप ये समझ सकते हैं। अब एकदम से आपके दिमाग ने कहा होगा कि मैडम ये वाली चीज तो हर पंक्ति में होती है, तो क्या हर पंक्ति में अंत्यानुप्रास अलंकार होगा? तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारी पंक्ति दी हुई होती हैं तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक पंक्ति में एक ही अलंकार हो, उसमें 2 अलंकार, 3 अलंकार, 4 अलंकार, 5, कितने भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारे पास पंक्ति हैं उनमें अगर अंत में अक्षर मेल हो रहा है, तुकबंदी मिल रही है, तो अंत्यानुप्रास तो उसमें होगा ही होगा। तो ये जैसे मान लो आप लोग सब्जेक्टिव एग्जाम लिख रहे हो, अब तो सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आपको कोई और अनुप्रास अगर ना याद आए या कोई और अलंकार ना याद आए, बस आपको पंक्ति में उसके पद्यांश की व्याख्या लिखनी है और आपको उसमें अलंकार भी डालना है, तो आप उसमें लिख सकते हो कि इसमें अंत्यानुप्रास का प्रयोग हुआ है। आप ऐसे कर सकते हो आराम से। ठीक, चलो ये समझो। अब बात उठती है कि ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव में अगर ऑप्शन में होता है अंत्यानुप्रास तो आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 हमारा कहता है कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब इसकी यहाँ पे परिभाषा लिखी है, फिर आगे समझते हैं। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहता है कि जब एक ही वर्ग, आपको लिखना है जब एक ही वर्ग, ब्रैकेट में लिखिए माधुर्य, माधुर्य वर्ग लिखना है, माधुर्य वर्ग, और इसके साथ आप लिख सकते हो त वर्ग। ठीक है, त वर्ग कर लीजिए ऐसे। जब एक ही, आपको लिखना है जब एक ही वर्ग, और ब्रैकेट में लिखना है माधुर्य वर्ग, और आगे करके त वर्ग लिख लीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक, के वर्णों की आवृत्ति, जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, बार बार होती है, उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जब एक ही वर्ग, ब्रैकेट में हमने लिखा माधुर्य वर्ग और अथवा त वर्ग, ब्रैकेट बंद, के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसको बात को थोड़ा सा समझना होगा आपको। देखो उदाहरण यहाँ पे दिया है। अब आप कहेंगे कि ये, सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये माधुर्य वर्ग कौन सा है ना? तो माधुर्य वर्ग का मतलब है मधुर। अब जो हमारा जैसे हम पढ़ते ना वर्णमाला, वर्णमाला में आप लोगों ने त वर्ण पढ़ा होगा, त, थ, द, ध, न, ये जो हमारा वर्ग है यानी त वर्ग, त के ये 5 वर्ण हैं। ये जो त वर्ग है ये हमारी काव्य की दुनिया में इसको माधुर्य वर्ग कहा गया है। माधुर्य वर्ग मतलब ऐसा वर्ग जिसके वर्णों के प्रयोग से पंक्ति में मधुरता आ जाती है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है किसमें? काव्य की दुनिया में। हम वर्णमाला की बात नहीं कर रहे, हम काव्य की बात कर रहे। तो काव्य की दुनिया में इसको माधुर्य वर्ग कह देते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो कवि लोग होते हैं वो। तो यहाँ पे आपको बात समझनी है कि जब भी कभी कोई उसमें किसी पंक्ति में श्रुत्यानुप्रास डालने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है, स्पेशली त वर्ग 90%, ठीक है, 90% आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 10% यानी 10% में आपको कोई और वर्ग भी मिल सकता है। तो इसी की आवृत्ति होती है लगातार। कैसे होती है वो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे पंक्ति दी है, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, यहाँ ये जो आपका दिया है विराम, ये यहाँ नहीं है, तो आप यहाँ पे देखिए, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधैनु आते ग्रह ग्वाल बाल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि अंतर क्या है इसमें। अंतर देखो,
यहाँ पे शब्द है, देखो हमारा ये हट गया, मैंने लिखा था त, थ, द, ध और न। तो देखो आपको समझना है, जैसे हम पहले वर्ण की बात कर रहे हैं द, तो ये यहाँ द आया, द कहाँ है, यहाँ है। फिर यहाँ न आया, न कहाँ है, यहाँ है। फिर यहाँ त आया, त कहाँ है, यहाँ है। थ आया, थ कहाँ है, यहाँ है। फिर थ आया, यहाँ है। फिर द आया, यहाँ है। फिर न लगातार आया तो यहाँ है, यहाँ है। फिर थ आया, ठीक है, तो यहाँ पे है। अब यहाँ पे ड आया, यानी यहाँ ब्रेक हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये लगातार जो यहाँ पे टुकड़ा आया, इस लगातार टुकड़े में हमारे किस वर्ग की आवृत्ति है, त वर्ग की, ठीक है ना, त वर्ग के वर्णों की आवृत्ति है। इस वजह से यह हमारा क्या है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहलाएगा। अब आप कहोगे एकदम से, अरे मैम इतना कैसे हम देखेंगे, हर पंक्ति में बिल्कुल अंदर घुस के कैसे हमको पता चलेगा कि इसके अंदर श्रुत्यानुप्रास है, ऐसे तो ये तो बहुत टफ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नहीं, आप आगे से ऊपर से जब समझ रहे हैं तब आपके लिए टफ है। अब मैं इसका सिंपल सरल तरीका आपको बताती हूँ। ये 5 आपने पढ़े अंत्यानुप्रास, ठीक है, मतलब अनुप्रास अलंकार की बात करें तो हमने अलंकार अनुप्रास अलंकार पढ़े, 5 पढ़े। कौन कौन से पढ़े उनके बारे में देखते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। इसको और भी अभी बताती हूँ कैसे इसका निवारण करना है, डरना नहीं है बस आपको। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए अनुप्रास अलंकार के भेद के लिए। शॉर्ट ट्रिक आपको क्या बनाना है, आपको पता है छेकानुप्रास में 2 वर्ण हैं, यहाँ लिखिए 2 वर्ण, ठीक है, 2 वर्ण की आवृत्ति। वृत्त्यानुप्रास में आप लिखिए 3 प्लस वर्ण, आपको पता है 3 और 3 से ज्यादा, ठीक, इतना है। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो ऑब्लिक, 3 या 3 से ज्यादा, ये आ गए। लाटानुप्रास में आप लिखिए आवृत्ति किसकी है, वाक्य या उपवाक्य की, किसकी है, वाक्य या उपवाक्य की। और अंत्यानुप्रास में अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर। और श्रुत्यानुप्रास में लिखिए त वर्ग। श्रुत्यानुप्रास में क्या लिखिए, त वर्ग। ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक। आपको यहाँ पे पता है, देखो यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे पता चलता है, तो आपको यहाँ पता चलता है कि छेकानुप्रास में 2 वर्ण, ठीक है, छेकानुप्रास में 2 वर्ण। वृत्त्यानुप्रास में 3 या 3 से अधिक वर्ण। लाटानुप्रास में आपको आवृत्ति किसकी दिखेगी, वाक्य या उपवाक्य की। अंत्यानुप्रास में आपको अंतिम अक्षर दिखाई देगा, अंतिम अक्षर आपको फोकस करना है। और श्रुत्यानुप्रास में आपको फोकस करना है कि त वर्ग की आवृत्ति। अब मुद्दा उठता है, आप ये कहेंगे कि मैम बिल्कुल ये तो समझ में आ गया, एकदम सरल हो गया, इजी भी हो गया। 5 को अलग अलग पढ़ रहे थे तब हमको ऐसा लग रहा था, डर लग रहा था, लेकिन अब एक साथ पढ़ा तो अब सही लग रहा है ना, सही लग रहा है ना। अब सवाल उठता है कि अगर एग्जाम में आ गया तो हमें एक ही डर है, इस श्रुत्यानुप्रास को हम पहचानेंगे कैसे, इसमें तो हमको पूरा पंक्ति में घुसना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको टेंशन तब लेनी है जब आपके 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में लिखा हुआ हो श्रुत्यानुप्रास। जैसे मान लो आपको ये पंक्ति दी, आपको ए ऑप्शन दिया, बी ऑप्शन दिया, सी ऑप्शन दिया, डी ऑप्शन दिया, और आपको यहाँ इसमें प्रश्न किया कि आपको अलंकार बताना है कौन सा है। आप ए बी सी डी इसमें जाके देखेंगे, अगर आपके किसी एक ऑप्शन में श्रुत्यानुप्रास दिया हुआ है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पहले ये देखना है कि ए में जो लिखा है वो अलंकार इसमें है या नहीं, बी में जो लिखा है वो अलंकार इसमें है या नहीं, सी में जो लिखा हुआ है वो अलंकार है या नहीं। अगर मान लो डी पे आपका श्रुत्यानुप्रास लिखा है, तब आप फोकस कर लो कि अब इसमें देख लेते हैं इसमें त वर्ण की आवृत्ति है कि नहीं, मतलब त वर्ग की आवृत्ति है कि नहीं। तो इतने में ही आपको पता चल जाएगा, तब तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा, है ना। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, किसी चीज पे आपको नहीं घबराना।
अब एक बात हमेशा याद रखना, हम अलंकार यहाँ पे पढ़ेंगे कम से कम 25 प्लस, फिर और आगे 10-15, यानी टोटल हम 30-35 अलंकार यहाँ पर पढ़ेंगे। आएंगे तो हमारे सामने इतने सारे अलंकार, फिर दिमाग कहेगा इतने सारे अलंकार को याद कैसे करेंगे। तो हम याद नहीं करेंगे अलंकार को, हम सिर्फ अलंकार का नाम याद रखेंगे, और नाम तो हमें ऐसे ही ऑप्शन में मिल जाएगा अलंकार का। तो हम नाम से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, सिर्फ हम इतना ही याद रखेंगे, इतना ही, ऐसे ही कुछ कुछ पॉइंट निकालेंगे हर अलंकार के समझने के लिए, उसकी शॉर्ट ट्रिक। तो निकालने के बाद अब फिर क्या होगा कि जैसे मान लो आपके एग्जाम में अलंकार पूछा किसी पंक्ति में, तो आप पंक्ति में मत खोजो अलंकार। पंक्ति में अगर अलंकार खोजोगे, ये सीक्रेट बता रही हूँ, प्रश्न को, हर प्रश्न अलग अलग तरीके से होता है। अलंकार का प्रश्न है कि आप पंक्ति में कभी भी अर्थ पे जोर डालो मत पहले, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। आपको कहाँ चलना है? आपको चलना है इन 4 ऑप्शन में। आपको सबसे पहले चीज पता चल गई, 4 अलंकार आपके सामने रखे हैं, यानी आपको अपने दिमाग में केवल और केवल 4 अलंकार की परिभाषा को फोकस करना है, और फिर देखना है कि इनकी परिभाषाओं के अनुसार ये इसमें फिट हो रही है कि नहीं हो रही। जो फिट नहीं हो रही उसको क्रॉस करते जाना, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इससे आगे कल शुरू करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक था, हालांकि मैं कह रही हूँ कि श्लेष अलंकार लिख ही लो, 2 मिनट का है, एक अलंकार हमारा जल्दी हो जाएगा। हमने इतने सारे इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है, तो श्लेष अलंकार जल्दी से लिख लो फटाफट से, 2 मिनट का है, सिर्फ 2 मिनट का है ना। लिखो, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पर दिया है श्लेष अलंकार। बस इसकी परिभाषा लिख लो, उतनी देर का है ये, जितनी देर में आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। लिखिए, इसमें श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। लिखिए, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो। लिखिए, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, कॉमा, किंतु प्रसंग के अनुसार, किंतु प्रसंग का मतलब होता है घटना या उसमें जो कहानी दी गई है, ठीक है। किंतु प्रसंग के अनुसार उसके 2 या 2 से अधिक, किंतु प्रसंग के अनुसार उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हों, 2 या 2 से अधिक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आपने क्या लिखा? जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो किंतु प्रसंग के अनुसार उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखो, उदाहरण देखना है आपको। उदाहरण दिया है यहाँ पे, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे जो पानी शब्द है, इस शब्द के 3 उदाहरण हैं, और इसमें जो हमारी घटना है, मतलब जो पॉइंट है वो क्या है कि मोती, मनुष्य और चून, इन तीनों शब्दों के अनुसार हर बार पानी का अर्थ बदल जाता है। कैसे? पानी के 3 अर्थ कौन कौन से हैं? पहला अर्थ है चमक, ठीक है। दूसरा अर्थ है सम्मान, और तीसरा अर्थ है जल। अब देखो, इसको समझना है आपको। यहां कह रहा है कि पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया तो नहीं उबर सकता। कौन? मोती, मनुष्य, चून। या कहें कि पानी के चले जाने से इसका अस्तित्व नहीं रहता या ये नष्ट हो जाता है। कैसे? कौन कौन यहाँ पे बात करी है? मोती, मनुष्य, चून।
पहला परिपेक्ष, दूसरा परिपेक्ष, तीसरा परिपेक्ष। अगर पानी मतलब कि चमक, यानी पहला पॉइंट, अगर चमक चली जाए तो मोती किसी काम का नहीं होता, ठीक। दूसरा पॉइंट, अगर सम्मान चला जाए तो मनुष्य किसी काम का नहीं होता, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, अगर जल ना हो तो आप चूने का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब चून से आप दोनों अर्थ लगा सकते, चाहे आटा से लगाएं, चाहे आप चूना पत्थर जो होता है उससे लगाएं, दोनों के लिए ही जल की आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ पे अब यही है घटना, यही है प्रसंग कि इस प्रसंग के अनुसार इस पानी शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं। मोती के परिपेक्ष में चमक, मनुष्य के परिपेक्ष में सम्मान और चून के परिपेक्ष में जल। तो यही इस पंक्ति के अंदर जो पानी शब्द है एक बार प्रयोग में आया है, लेकिन अर्थ इसके 3 निकल रहे हैं। तो इसके अंदर किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? श्लेष अलंकार का। अब कहने के लिए देखो ये एक पॉइंट है, मतलब हमने एक उदाहरण लिया है, लेकिन याद रखिए आपकी जो ये नोटबुक है मैं आपको दिखा देती हूँ। इस नोटबुक में तो एक एक उदाहरण दिया है, हालांकि मैं कल दूसरा PDF लेके आऊंगी, आप लोगों को भी दे दूंगी। आप लोगों की क्लास में जो नोट्स है उसमें मैं डाल दूंगी, आप उसको भी डाउनलोड कर लेना एक नए सिरे से, जिसमें मैंने 4-5 उदाहरण एक साथ लिए हैं। इनके सारे उदाहरण मैंने लास्ट में रखे हैं। काफ़ी जब हम इसमें देखते हैं तो इसमें काफ़ी सारे उदाहरण मैंने लास्ट में दिए हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से जब शुरू होते हैं तो अभ्यास हेतु करके मैंने इसमें रख दिए थे अलग से, तो मैं इनको एक साथ भी पढ़ा दूंगी। जैसे अब ये पंक्ति है हमारी, पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय। आप देखते ही समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है हमारा? लाटानुप्रास है। अभी हमने देखा था कि पूत कपूत तो काहे धन संचय, तो काहे धन संचय एक ही उपवाक्य की क्या हुई है? आवृत्ति हुई है, तो लाटानुप्रास है। तो ऐसे ही इसमें हमने अभ्यास किया है, तो इसमें बहुत सारे उदाहरण है आपके, बहुत सारे, ये कम से कम 40-50 के आसपास उदाहरण आपके दिए हुए हैं लास्ट में, ठीक है। तो फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर कल की क्लास में कल मिलते हैं।